तो दोस्तों, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है रिवेंज ऑफ अदर्स। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चांदनी था। वो किसी लड़के से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। उस लड़के का नाम वनसुक था। दोनों के बात से पता चलता है कि दोनों ट्विंस थे और एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। बातों के दौरान वनसुक कहता है कि वो संडे को बुसान आएगा जहाँ चांदनी रहा करती थी, क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। इतने में वनसुक के पास कोई आता है और वो अपना फोन साइड में रख देता है। फिर हम वनसुक को खिड़की से गिरते हुए देखते हैं, जहाँ से गिर के उसकी मौत हो जाती है और कोई उसका फोन अपने हाथ में उठाता है, जिसकी परछाई चांदनी वीडियो कॉल पे देख लेती है। फिर हम एक शूटिंग कंपटीशन का सीन देखते हैं जिसमें चांदनी ने पार्ट लिया था। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो उसी वीडियो कॉल के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसके बाद से उसके अपने भाई से बात नहीं हो पाई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बोलिंग एली में काम कर रहा था। इस लड़के का नाम सोह्यून था। काम खत्म करके सोह्यून एक नर्सिंग होम पहुंचता है जहां उसकी मॉम एडमिट थी। वहां पे रिसेप्शनिस्ट उसको इन्फॉर्म करती है कि मैनेजमेंट उसकी मॉम को वहां से निकालने की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने बहुत समय से बिल नहीं पे किया था। इस पे सोह्यून कहता है कि वो जल्दी पैसों का इंतजाम करके सब पे कर देगा। अपनी मॉम से मिलकर सोह्यून वापस लौट रहा था तो उसके सिर में जोर से दर्द होता है और वो बीच सड़क पे बेहोश होकर गिर जाता है। शूटिंग कंपटीशन के बाद चांदनी वापस ऑर्फेनेज आती है जहां वो रहा करती थी। वनसुक भी पहले चांदनी के साथ ऑर्फेनेज में ही रहता था, पर जब दोनों 8 साल के हुए तो वनसुक को अडॉप्ट कर लिया गया था। चांदनी वनसुक से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और काफी परेशान थी, इसलिए वो सॉल जाती है वनसुक से मिलने। वहाँ वनसुक के स्कूल के बाहर कुछ लोगों से उसके बारे में वो पूछती है तो वो लोग उसे बताते हैं कि वनसुक तो मर चुका है। वनसुक की डेथ की बात जानकर चांदनी तो एकदम शॉक्ड रह जाती है और फिर बहुत रोने लग जाती है। चांदनी वनसुक के पेरेंट्स से मिलती है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, तो वो लोग उसे बताते हैं कि वनसुक ने सुसाइड किया है। उनके बातों से लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के मरने का कोई दुख नहीं। वनसुक की मॉम तो उसकी बुराई करने लगी थी। वो लोग कहते हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि वनसुक चांदनी से टच में है। उन्हें पता चला जब उसकी चीजों में से उन्हें दोनों की फोटो मिली। उनकी बात सुनकर चांदनी को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है, आप लोग तो उसके पेरेंट्स हैं ना, तो मरे बेटे के बारे में आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वनसुक के पेरेंट्स बहुत इंसल्टेड फील कर रहे थे क्योंकि उनके बेटे ने सुसाइड किया था और फिर चांदनी को इग्नोर करके वो लोग जाने लगते हैं। चांदनी उनसे अपने भाई का फोन मांगने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि उनके पास फोन नहीं है। पुलिस को भी फोन मिला नहीं था। चांदनी रो रो के फोन के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है तो वो लोग उसे डांट कर हटा देते हैं। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन देखते हैं जहां एक डिटेक्टिव वनसुक के सुसाइड का वीडियो क्लिप देख रही थी। दूसरा डिटेक्टिव उससे पूछता है कि ये तो सुसाइड का केस है जो अब क्लोज हो चुका है, तो इसे क्यों देख रही हो। तो वो डिटेक्टिव उसे इग्नोर कर देती है। तभी चांदनी वहां आकर उसी डिटेक्टिव से मिलती है और कहती है कि ये सुसाइड नहीं है, मेरा भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता, बल्कि वो तो मुझसे मिलने आने वाला था। डिटेक्टिव उसे समझाती है कि जनरली सुसाइड केसेस में कोई प्लान करके नहीं करता, ऐसे ही अचानक से हो जाता है। चांदनी बताती है कि उस दिन वीडियो कॉल में ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई और भी था, किसी और ने फोन उठाकर कट किया था। इस पे दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स तो आते जाते ही रहते हैं, किसी ने कट कर दिया होगा। तो चांदनी कहती है कि अगर बस ऐसी ही बात है तो उसका फोन किसी को क्यों नहीं मिला। चांदनी खड़ी होकर रो रो कर कहने लगती है कि मेरा भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता, उसका मर्डर हुआ है, आप लोग प्लीज मर्डरर को ढूंढिए। दूसरी तरफ हम सोह्यून को देखते हैं जिसे बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल लाया गया था और बहुत से टेस्ट किए जा रहे थे। टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए सोह्यून एक न्यूरोसर्जन से मिलता है तो डॉक्टर उसे किसी गार्डियन के साथ आने को कहते हैं। सोह्यून कहता है कि मेरा तो कोई नहीं है, बस मॉम है जो नर्सिंग होम में रहती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम स्कूल में हो ना, तो अपने टीचर के साथ आना।
पर सोयुन वापस हॉस्पिटल नहीं जाता है और अपने काम पे लग जाता है। उसे हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट मिस करने पे मैसेज भी आता है, पर वो सोचता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो वापस क्यों जाना। अगले सीन में हम चांदमी को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड के साथ थी। उसकी फ्रेंड उस पे गुस्सा हो रही थी क्योंकि चांदमी सॉल शिफ्ट होने वाली थी और वहीं के स्कूल में एडमिशन ले रही थी। चांदमी सॉल जाने के लिए ट्रेन में बैठकर यही सोच रही थी कि मुझे किसी भी तरह से अपने भाई के किलर को ढूंढना है। दूसरी तरफ सोयुन बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग कर रहा था। वो अपने अपोनेंट को इतना ज्यादा मारने लगता है कि लोगों को आकर उसे रोकना पड़ता है। उसका कोच उसे ऑफर करता है कि वो उसका प्लेयर बन जाए, पर वो मना कर देता है ये कहकर कि उसे पढ़ाई पे फोकस करना है। सोयुन जब बेहोश हुआ था तो किसी ने उसका स्कूटर चुरा लिया था। वो चेक करता है तो उसे अपना स्कूटर दिखता है जो किसी ने सेकेंड हैंड मार्केट में डाला हुआ था बेचने के लिए। वो श्योर था कि स्कूटर उसका ही है क्योंकि उसमें सेम डेंट्स और स्क्रैचेस थे। वो तुरंत ही अपना स्कूटर लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चांदमी सॉल पहुंच चुकी थी और वही स्कूटर खरीद रही थी जो सोयुन का था। वो स्कूटर लेकर वहां से जाने वाली ही थी, तभी सोयुन वहां पहुंचकर अपना स्कूटर मांगने लगता है। चांदमी को बहुत अजीब लगता है कि ये कौन आ गया। सोयुन कहता है ये मेरा स्कूटर है, अगर विश्वास नहीं हो तो स्टोरेज बॉक्स खोल के चेक कर लो, उसमें स्टिकर लगा हुआ होगा। चांदमी चेक करते ही है तो वाकई में स्टिकर लगा हुआ था, पर वो कहती है कि ये वो स्कूटर नहीं देगी क्योंकि उसने पैसा लगाकर खरीदा है। सोयुन कहता है कि तुमने चोरी का स्कूटर खरीदा है तो तुम भी चोर हुई और पुलिस बुलाने की बात कहता है। चांदमी भी अपनी बात पे अड़ी रहती है और स्कूटर वापस करने से मना करती है। तभी एक ट्रक आकर हॉर्न बजाने लगता है क्योंकि सोयुन के बाइक से रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। सोयुन अपना बाइक हटाने जाता है चांदमी को बोलता हुआ कि यहीं रुकना, पर चांदमी मौका का फायदा उठाकर वहां से निकल जाती है। सोयुन भी फिर उसका पीछा करता है। चांदमी फिर एक हॉस्टल पहुंचती है रूम लेने के लिए, जहां ओनर उसे रूम देने से मना करने लगता है क्योंकि वो एक स्कूल स्टूडेंट थी। चांदमी रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे रूम दे दो, मैं बहुत अच्छे से रहूंगी और बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। इधर उन चोरों ने जिससे चांदमी ने स्कूटर खरीदा था, स्कूटर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ था ताकि वो लोग फिर से स्कूटर चुरा सके। वो लोग स्कूटर लेने पहुंचते हैं, तभी सोयुन भी वहां पहुंच जाता है और सारी सिचुएशन समझ जाता है। चोर उसे देखकर भागने लगते हैं। सोयुन उनका पीछा करता है। बॉक्सिंग में तो वो अच्छा था ही, अकेला ही दोनों चोरों से फाइट करने लगता है। एक चोर उसके सिर पर गमला से मारता है जिससे उसके सिर पे बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसी समय चोर वहां से भाग जाते हैं। सोयुन अपना सर पकड़कर आ रहा था। उसे होश नहीं था कि पीछे से गाड़ी बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो गाड़ी उससे टक्कर मारने ही वाली थी कि चांदमी उसे बचा लेती है। चांदमी फिर उससे कहती है मैंने पैसे देकर तुम्हारा स्कूटर खरीदा, भले स्कूटर चोरी का था और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई, तो अब ये बात यही खत्म करते हैं। सोयुन बेमन से अग्री कर लेता है। अगले दिन चांदमी स्कूल जाने के लिए स्कूटर लेकर निकलती है। उसने उसी स्कूल में एडमिशन लिया था जहां उसका भाई पढ़ा करता था ताकि वो मर्डरर को ढूंढ सके। एक तरफ से चांदमी जा रही थी तो दूसरी तरफ से सोयुन बाइक पे था। दोनों टकराने वाले थे। बचने के चक्कर में चांदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कचड़े में जाकर गिर जाती है। वो पूरी गंदी हो गई थी तो सोयुन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में चांदमी का पूरा शर्ट भीग जाता है जिससे सोयुन थोड़ा एम्बैरेस हो रहा था। वो अपना ब्लेजर खोलकर चांदमी को दे देता है और वहां से चला जाता है। चांदमी भी उसके साथ साथ ही स्कूल पहुंचती है और अपना स्कूटर उसके बाइक के बगल में ही पार्क करती है। वहाँ एक आदमी कहता है कि ये पार्किंग स्पेस नहीं है, यहाँ पार्क नहीं कर सकते, पर सोयुन का जैकेट देखकर अज्यूम कर लेता है कि चांदमी सोयुन की गर्लफ्रेंड है और अलाउ कर देता है। चांदमी स्कूल पहुंचती है तो कुछ लड़कियां नोटिस करती है कि उसने सोयुन का जैकेट पहना हुआ था और जाकर एक दूसरी लड़की जीयुन को बता देती है। जीयुन शायद सोयुन में इंटरेस्टेड थी और ये जानकर उसे अच्छा नहीं लगता। चांदमी क्लास पहुंचती है तो पता चलता है कि सोयुन भी उसी क्लास में था। टीचर सोयुन को देखकर उसे डांटते हैं कि तुमने प्रॉपर यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है, तो चांदमी अपने बैग से उसका ब्लेजर निकालकर उसे देती है।
क्लास में सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों को टीज करने लगते हैं, जिससे जीयून और भी चिढ़ जाती है। तभी स्कूल में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम जेबम था। प्रिंसिपल से बातचीत के दौरान पता चलता है कि जेबम का किसी एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस हुआ था और डॉक्टर के एडवाइस से वो फिर से क्लास रिपीट करने वाला था। प्रिंसिपल एक दूसरे लड़के ओसंग को उसकी हेल्प करने के लिए असाइन करते हैं। ऐसा लग रहा था कि जेबम बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था। जेबम क्लास में आकर बैठता है तो एक अजीब से लुक वाली लड़की उसे देखकर आंख मारती है, जिससे वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। चानमी क्लास से निकलती है तो इमेजिन करती है कि अगर वोनसुक जिंदा होता तो वो भी इसी हॉल में चल रहा होता। चानमी ने इस स्कूल के शूटिंग टीम को ज्वाइन किया था और इसके थ्रू वो एक लड़की से मिली थी जिसके साथ वो लंच करने कैफेटेरिया जाती है। इस लड़की से चानमी को पता चलता है कि वोनसुक की एजंग नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। चानमी याद करती है कि वोनसुक ने उसे एक बार एजंग की फोटो दिखाई थी। चानमी एजंग का नंबर ले लेती है। क्लास से निकलकर चानमी एजंग के नंबर पे कॉल करती है तो वो कॉल सोयुन उठाता है। चानमी बहुत हैरान होती है कि सोयुन के पास एजंग का फोन कैसे आया। चानमी फिर सोयुन का पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। सोयुन डॉक्टर से मिलता है तो पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। चानमी भी चुपकर ये सारी बातें सुन रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि ट्यूमर के लोकेशन की वजह से सर्जरी बहुत डेंजरस हो जाएगा, इसलिए वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सोयुन ये सुनकर डरता हुआ डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास कितना समय है। तो डॉक्टर कहते हैं 6 महीना, 1 साल या ज्यादा भी हो सकता है, कुछ सही से कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चानमी उसी क्लासरूम जाती है जहाँ से गिर के वोनसुक की डेथ हुई थी। वो इमेजिन करती है कि वोनसुक इसी खिड़की पे से उससे बात कर रहा होगा। तभी सोयुन वहाँ पहुँचता है। वो खुद ही बताने लगता है कि एक लड़के ने यहाँ से सुसाइड किया था। वो मेरे से क्लोज नहीं था पर मैंने उसे गिरते हुए देखा था और मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।